Hi students, hopefully you will be fine and great. This is your mentor नासिर यूसुफ और आप देख रहे हैं नासिर यूसुफ बायोलॉजिस्ट चैनल। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज जो टॉपिक्स हमने डिस्कस करने हैं उनमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है लंग्स, और सेकंड जो एक बहुत अहम टॉपिक है वो है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग। सबसे पहले हम देखेंगे लंग्स को। अगर लंग्स की बात की जाए तो इट्स एन सेकंड पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक डिस्कस किया था डैट वाज गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, और उसमें हमने पढ़ा था कि जो ह्यूमंस के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस है डैट इज़ डन बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज़ एयर पैसेज वे और सेकंड होता है लंग्स। तो आज हमने डिस्कस करना है लंग्स को। अगर लंग्स की बात की जाए तो लंग्स आर कंपोज्ड ऑफ अ यूनिट कॉल्ड एज एल्व्यूलस, और अगर बहुत से ये हो तो फिर इन्हें कहते हैं एल्व्यूलाई। सो लंग्स आर कंपोज्ड ऑफ एल्व्यूलाई। अब होता क्या है कि देयर इज़ एन पेयर ऑफ लंग्स, तो एक तरफ के जो एल्व्यूलाई हैं वो मिलके एक तरफ का लंग बनाते हैं और दूसरी तरफ के जो एल्व्यूलाई हैं वो दूसरी तरफ का लंग बनाते हैं, बिकॉज देयर इज़ एन पेयर ऑफ लंग्स। अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो लंग्स आर लोकेटेड एट अ कैविटी कॉल्ड एज thoracic कैविटी। बाय डिवीजन एक बॉडी का रीजन होता है जिसे कहते हैं thoracic रीजन, और उसे thoracic कैविटी भी कहते हैं जिसके अंदर लंग्स लोकेटेड होते हैं, या इसे सिंपली चेस्ट कैविटी भी कहते हैं क्योंकि thoracic का मतलब है चेस्ट। ठीक है जी, ये तो होगी इसकी लोकेशन की बात। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर की, चेस्ट कैविटी की, तो इट कंटेन चेस्ट वॉल, और ये जो चेस्ट वॉल है इट फर्दर कंटेन टू कंपोनेंट्स। फर्स्ट है रिब्स और सेकंड इसमें होते हैं मसल्स जिनको कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जहाँ भी वर्ड इंटरकोस्टल आ जाए आपने याद रखना है कि रिब से रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है जी, और रिब्स में जो मसल्स होते हैं उन्हें कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। अब रिब्स का क्या काम होता है? ये जो रिब्स हैं डेट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, इट हैव रोल इन प्रोटेक्शन। चेस्ट कैविटी के अंदर जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें लंग्स हैं और हार्ट भी आ जाता है, डेट इज़ इनक्लोज्ड बाय रिब्स। ठीक है जी, और ये जो रिब्स हैं अगर इसके नंबर की बात की जाए तो देर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, यानी कि टोटल 24 रिब्स होती हैं, और अगर पेयर्स के लिहाज से बात की जाए तो देर आर टोटल 12 पेयर्स ऑफ रिब्स दैट आर प्रेजेंट इन चेस्ट वॉल। और इसमें जो मसल्स होते हैं वो होते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। बिल्कुल लास्ट पे बॉटम पे जो स्ट्रक्चर होता है चेस्ट वॉल में, एक थिक मस्कुलर लेयर होती है, एंड दैट थिक मस्कुलर लेयर इज कॉल्ड एज डायफ्राम। बेसिकली इट्स एन फ्लोर ऑफ चेस्ट वॉल।
ये इस तरह की एक लेयर होती है बिल्कुल बिलो द लंग्स, जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। अब ये जो रिब्स हैं और ख़ास तौर पर जो डायफ्राम है, डैट हैव रोल इन मूवमेंट। जो चेस्ट कैविटी के अंदर ड्यूरिंग ब्रीथिंग मूवमेंट होती है, उसको ये रिब्स मसल्स और डायफ्राम कंट्रोल करता है, राइट। अभी मैंने आपको बताया था कि देयर इज़ एन पेयर ऑफ लंग्स। देयर इज़ एन पेयर ऑफ लंग्स। अब ये जो पेयर होता है, इसमें एक लेफ्ट लंग होता है और एक राइट वन। अगर हम लेफ़्ट लंग की बात करें तो डैट इज़ स्मॉलर, और अगर राइट वाले की बात करें तो इट्स एन लार्जर। क्यों लेफ़्ट वाला स्मॉलर होता है और राइट वाला लार्जर होता है? बिकॉज लेफ़्ट लंग हैव 2 लोब्स, इसके 2 हिस्से होते हैं, और जो राइट लंग है इट हैव 3 लोब्स, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। और वैसे भी अगर हम बात करें तो इन ह्यूमन बॉडी एट द लेफ़्ट साइड इट कंटेन हार्ट। तो क्योंकि लेफ़्ट लंग ने हार्ट को भी स्पेस प्रोवाइड करनी होती है, इसीलिए उसका जो साइज़ है डैट इज़ स्मॉलर देन राइट वन। ओके, नेक्स्ट है जी इसकी नेचर। अगर हम लंग्स की नेचर की बात करें तो ये जो लंग्स हैं that are elastic in nature and spongy in nature। बाय नेचर ये जो लंग्स होते हैं ये इलास्टिक होते हैं और स्पॉन्जी होते हैं। क्यों ये इलास्टिक और स्पॉन्जी होते हैं? क्योंकि डैट हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रीथिंग। सो जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, या जो लंग्स हैं वो एक्सपैंड होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो उनमें किसी किस्म की फ्रिक्शन पैदा ना हो दूसरे ऑर्गन्स के साथ, इसीलिए ये जो लंग्स हैं डैट आर इलास्टिक और स्पॉन्जी इन नेचर। इसके अलावा लंग्स के अंदर ब्लड वेसल्स भी होती हैं। दो बड़ी ब्लड वेसल्स का बहुत अहम रोल होता है इन लंग्स। एक है पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेके आती है फ्रॉम हार्ट, और दूसरी है पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से लेके जाती है इनटू हार्ट। बिकॉज सेंट्रल स्टेशन इज़ हार्ट। बॉडी से ब्लड हार्ट में आता है और फर्दर आगे लंग्स में जाता है, और फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लंग से दोबारा हार्ट में आता है, राइट। लंग्स में जो लास्ट कंपोनेंट है वो है मेम्ब्रेन्स। सो देयर आर 2 मेम्ब्रेन्स इन द लंग्स। एक आउटर होती है और एक इनर होती है। and both membranes are called as pleural membranes. So lungs contain a membrane called as pleural membranes जो outer होती है और inner होती है, और इन दोनों के दरमियान में फ्लूइड प्रेजेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें मेम्ब्रेन्स की, लेट्स सपोज ये लंग्स की बॉडी है, ठीक है जी, ये टिश्यूज़ हैं। अब इसमें ये जो लेयर आपको नज़र आ रही है इट्स एन इनर लेयर, और ये जो लेयर नज़र आ रही है इट्स एन आउटर लेयर या मेम्ब्रेन, एक ही बात है। और इन दोनों के दरमियान में फ्लूइड होता है, दैट फ्लूइड इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्लूरल फ्लूइड, और इट एक्ट एज लुब्रिकेंट। जब
लंग्स कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करते हैं तो किसी भी तरह की फ्रिक्शन पैदा ना हो, उस फ्रिक्शन से बचाने के लिए ये जो फ्लूइड है ये लुब्रिकेशन का काम करता है. सो इट हैव रोल इन लुब्रिकेशन. सो डैट इज़ ऑल अबाउट लंग्स. नेक्स्ट है जी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डैट इज़ मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग. अब हमने देखना ये है कि जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है, मैकेनिज़्म है, वो कैसे होता है. लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं ब्रीथिंग क्या है. इट्स एन प्रोसेस बाय विच एयर कम्स टू द बॉडी एंड गोज़ आउट. जो एयर बॉडी में आती है उससे ऑक्सीजन को हासिल किया जाता है, और जो एयर बॉडी से बाहर जाती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है. या आप एक और तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, द फिजिकल मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद गैसियस एक्सचेंज कॉल्ड एज ब्रीथिंग. अब ये जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है ये 2 फेजेस में कंप्लीट होता है. ठीक है जी. आपको थोड़ी सी हिंट देता हूँ, या आपको पता चल जाना चाहिए कि कैसे 2 फेजेस में कंप्लीट होता है, क्योंकि एयर बॉडी में आ रही है और एयर बॉडी से बाहर जा रही है. सो बेसिकली दीज आर द 2 फेजेस. द फर्स्ट फेज इज इनहेलेशन और सेकेंड फेज क्या है, एक्सहेलेशन. अब इन दोनों का ताल्लुक है विद एयर, कि देयर इज एन इनहेलेशन ऑफ एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर. फ़र्क ये है कि जो आने वाली एयर है उसमें ऑक्सीजन होती है, और जो एयर बॉडी से बाहर जाती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है. और ये दोनों फेजेस कंप्लीट होती हैं तो ब्रीथिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है. राइट. अब हम बात कर लेते हैं इनके डिफरेंस की, कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. सो ये आपके लिए मैंने एक टेबल ड्रॉ किया है ताकि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि इनमें क्या डिफरेंसेस हैं. अगर आप इन पॉइंट्स को ही याद रख लें तो आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. जैसा कि सबसे पहले जो हमारे पास हेडिंग है टेबल में वो है फीचर, देन है इनहेलेशन एंड देन है एक्सहेलेशन. फीचर्स में हम ये सारे पॉइंट्स इसके देखेंगे ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. सबसे पहले है जी अदर नेम. अगर हम अदर नेम की बात करें तो इनहेलेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंस्पायरेशन और एक्सहेलेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सपायरेशन. ठीक है जी. डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट सेम ही है. देन है जी डेफिनेशन. इनहेलेशन में क्या होता है, देयर इज़ एन टेकिंग ऑफ एयर, और एक्सहेलेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स. सिंपल सी डेफिनेशन है कि इनहेलेशन में एयर बॉडी में आ रही होती है और एक्सहेलेशन में एयर बॉडी से बाहर जा रही होती है जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस हो जाता है. अब इनमें बेसिक मैकेनिज्म क्या होता है, जब एयर बॉडी में आती है तो देयर इज़ एन एक्सपेंशन ऑफ लंग्स. जो लंग्स हैं वो ऐसे एक्सपैंड हो जाते हैं. ठीक है जी. और जब एयर बॉडी से बाहर जाती है तो देयर इज़ एन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स. लंग्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो एयर है वो बॉडी से बाहर जा रही होती है. देन है जी डायफ्राम. अब जब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होती है तो डायफ्राम पे क्या असर होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि लंग्स के बिल्कुल नीचे एक मस्कुलर लेयर होती है, डेट इज़ कॉल्ड एज डायफ्राम. ठीक है जी. इसका स्ट्रक्चर भी कुछ इसी तरह का होता है. जब एयर बॉडी में आती है तो ये जो डायफ्राम है इट बिकम कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट होके क्या होता है कि इट मूव्स डाउन, एंड देन क्या होता है, इट बिकम्स लेस डूम लाइक. ये जो शेप है इट्स एन डूम लाइक शेप. ठीक है जी. आई रिपीट इट, कि जब एयर बॉडी में आती है तो यही जो डायफ्राम है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये नीचे की तरफ जाता है एंड बिकम्स लेस डूम लाइक. ठीक है जी. ऑब्वियसली अगर ये नीचे की तरफ जाएगा तो इसकी जो शेप है वो लेस डूम लाइक होगी. ऑन द अदर साइड एक्सहेलेशन में क्या होता है कि यही जो डायफ्राम है ये रिलैक्स होता है, और रिलैक्स कंडीशन में ये ऊपर की तरफ मूव करता है. इट मूव्स अप एंड बिकम्स मोर डूम लाइक. यानी कि पहले ये नीचे की तरफ जाता है ऐसे एंड बिकम
लेस डूम लाइक, और जैसे ही ऊपर की तरफ आता है इट बिकम मोर डूम लाइक, जस्ट लाइक दिस। ओके, फिर है जी रिब मसल्स, जो हम पढ़ चुके हैं, जिनको हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, अभी हमने लंग्स में बात की थी। तो जब एयर बॉडी में आती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और जब एयर बॉडी से बाहर जाती है तो ये रिलैक्स होते हैं। फिर है हमारे पास एक फीचर एरिया ऑफ थोरेसिक कैविटी, यानी कि जब एयर बॉडी में आती है तो जो चेस्ट रीजन है, थोरेसिक कैविटी है, उस पर क्या असर होता है। जैसे ही एयर बॉडी में आती है तो एरिया ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस। ठीक है जी, आप सांस लेके इसको चेक कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि जैसे आप एयर को इनहेल करते हैं तो जो चेस्ट कैविटी का एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है, और जैसे ही एयर बॉडी से बाहर जाती है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन तो एरिया ऑफ थोरेसिक कैविटी बिकम डिक्रीजेस। ओके, क्योंकि एयर आती है इट इंक्रीजेस, और एयर जब बाहर जाती है इट डिक्रीजेस। सिंपल कॉन्सेप्ट है। देन है जी प्रेशर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब एयर बॉडी में आती है तो प्रेशर ऑन लंग्स डिक्रीजेस, ये कम हो जाता है। ठीक है जी, क्यों कम होता है? इसीलिए कम होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लंग्स के अंदर जो सेल्स हैं एल्वेओलाई, उनको टाइम मिल सके फॉर गैसेस एक्सचेंज। लेकिन जब एयर बॉडी से बाहर जाती है तो प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर ऑन लंग्स इंक्रीजेस जब एक्सहेलेशन का प्रोसेस होता है, जब एयर बॉडी से बाहर जाती है, और इसी प्रेशर की वजह से एयर बॉडी से बाहर जा रही होती है। लास्ट फीचर है एयर मूव्स सिंपली ड्यूरिंग इनहेलेशन, एयर मूव्स इनटू द लंग्स, और आफ्टर एक्सहेलेशन, आफ्टर गैसेस एक्सचेंज, इट गोज आउट ऑफ द लंग्स। सो दीज आर द फीचर्स जिसके ज़रिए आप इन दोनों टर्म्स को, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर ये पॉइंट आपके माइंड में हो तो आप इजीली इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने इसी का कंपोनेंट डिस्कस करना है, एंड दैट इज कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, कि जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है वो कैसे कंट्रोल होता है। अगर इसके कंट्रोल की बात की जाए तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग रेट क्या है? इट्स एन नंबर ऑफ ब्रेथ्स पर मिनट, कि हम एक मिनट में कितनी सांसें लेते हैं उसे कहते हैं ब्रीथिंग रेट। और ये जो ब्रीथिंग रेट है दैट डिपेंड्स ऑन एक्टिविटी, ये हमारी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। अगर हम बात करें नॉर्मल ब्रीथिंग रेट की, तो डेट इज 16 to 20 पर मिनट, यानी कि हम पर मिनट 16 to 20, 16 से 20 सांसें लेते हैं हम। ठीक है जी। लेकिन अगर हमारी एक्टिविटी इससे डिफरेंट है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी डूइंग सम हार्ड जॉब लाइक एक्सरसाइज, ठीक है, हम रनिंग कर रहे होते हैं, तो यही जो ब्रीथिंग रेट है इट बिकम्स डबल। ठीक है, नॉर्मल, या आप इसी को कह सकते हैं रेस्ट। व्हेन वी डूइंग सम हार्ड जॉब लाइक रनिंग, तो यही जो ब्रीथिंग रेट है इट बिकम डबल, और ये कितना हो जाता है? दैट इज इट बिकम्स 30 to 40 पर मिनट। ठीक है जी, इट्स एन ब्रीथिंग रेट। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो ब्रीथिंग रेट है इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, और कौन सा ऑर्गन, कौन सा बॉडी पार्ट है जो इसको कंट्रोल करता है। ठीक है जी,
अगर इसके कंट्रोल की बात की जाए तो इसको ब्रेन कंट्रोल करता है, और ब्रेन के अंदर एक कंपोनेंट है जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर। ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ये ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल कर रहा होता है। कैसे कंट्रोल करता है? फॉर एग्जांपल व्हेन वी डूइंग सम हार्ड जॉब, तो होता क्या है, यहाँ हम एक सीक्वेंस अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज के अंदर कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व होता है? मस्कुलर सिस्टम, यानी कि मसल सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मसल सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, और ये जो मसल सेल्स हैं डेट कैरी मोर सेलुलर रेस्पिरेशन का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ओबियसली किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और मसल सेल्स को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? फ्रॉम सेलुलर रेस्पिरेशन। जब सेलुलर रेस्पिरेशन का रेट इंक्रीज़ होता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है बॉडी में, ठीक है। और यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है डैट गोज़ टू ब्लड, और जब ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाती है तो होता क्या है, इसमें एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करता जाऊँ। ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर है डेट इज़ सेंसिटिव फॉर द कंसनट्रेशन ऑफ CO2। डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये किसको एहसास करता है? कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को एहसास करता है, और फिर ये ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल कर रहा होता है। आई रिपीटेड कि व्हेन अ पर्सन डूइंग सम हार्ड जॉब लाइक एक्सरसाइज, तो उसमें मसल सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। मसल सेल्स को एनर्जी चाहिए, इसीलिए सेलुलर रेस्पिरेशन ज़्यादा से ज़्यादा होती है, और उस रेस्पिरेशन के रिजल्ट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, एंड दैट अल्टीमेटली गोज़ टू ब्लड। अब जब ब्लड के अंदर इसका लेवल इंक्रीज़ होता है तो ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर है इट बिकम एक्टिव। जब ये देखता है कि ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है, तो ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर है प्रेजेंट एट द ब्रेन ये एक्टिव होता है, और ये क्या करता है कि ये मैसेज भेजना स्टार्ट कर देता है। किसको मैसेज भेजना स्टार्ट कर देता है? ये ब्रीथिंग मैकेनिज़्म को मैसेज भेजना स्टार्ट कर देता है कि ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज़ किया जाए, ताकि ये जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है इसको बॉडी से बाहर निकाला जाए। और ये मैसेज किसको भेजता है? ख़ास तौर पर ये मैसेज भेजता है रिब मसल्स को, और डायफ्राम को। इनको ये मैसेज भेजता है कि ब्रीथिंग रेट जो है उसको इंक्रीज़ किया जाए, ताकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको बॉडी से रिलीज़ किया जाए। जब ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ होता है तो देन इट बिकम्स दिस ब्रीथिंग रेट 30 to 40 पर मिनट, ठीक है जी। होपफुली आपको इसके कंट्रोल की समझ आ गई होगी, और यही समझने वाला टॉपिक है। इसमें लास्ट कंपोनेंट हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो ब्रीथिंग रेट है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि हम अपनी सांस को रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते। अगर हम बात करें एट लार्जर एक्सटेंट, ज़्यादातर जो ब्रीथिंग रेट है इट इज़ इनवॉलेंट्री, लेकिन हम कुछ सेकंड्स के लिए, मिनट्स के लिए, घंटों के लिए उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस, ठीक है जी। दैट इज़ ऑल अबाउट लंग्स, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग एंड इट्स कंट्रोल।